Hello everyone, welcome to you our YouTube channel The Concept A Path to Success। आज हम इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में। इस वीडियो लेक्चर में हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन में जो इंडियन पॉलिटी के PYQs हैं उनको डिस्कस करेंगे। ये PYQs लिए गए हैं HS, एलाइड सर्विसेज और नायब तहसीलदार के क्वेश्चन से। चलिए शुरू करते हैं इम्पॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग वीडियो लेक्चर। पहला क्वेश्चन है 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत 1/3 सीट्स जो हैं ये विमेंस के लिए रिजर्व रखी गई हैं पंचायत्स में। तो ये किस आर्टिकल में मेंशन किया गया है? तो इसका सही आंसर आएगा आर्टिकल 243D। 73वें संविधान संशोधन में आर्टिकल 243D के तहत पंचायतों में महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित की गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के जो इलेक्शन का इलेक्टोरल कॉलेज है वो किससे मिलकर बना है? तो भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचन मंडल किन किन लोगों से मिलकर शामिल है? तो इसका सही आंसर आएगा जितने भी इलेक्टेड मेंबर है, सिर्फ इलेक्टेड मेंबर, बोथ दी हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट यानी लोकसभा प्लस आपके राज्यसभा के जितने भी इलेक्टेड मेंबर हैं वो इलेक्टेड मेंबर आपके स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के, ये मिलके वोट डालते हैं राष्ट्रपति के चुनाव के लिए। सो सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा आर्टिकल है जो कि एम्पावर करता है प्रेसिडेंट को उनकी एग्जीक्यूटिव पावर्स के लिए? तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को सभी कार्यकारी शक्तियों प्रदान करता है? आर्टिकल 53। इसके तहत राष्ट्रपति को ये एम्पावर करता है एग्जीक्यूटिव पावर्स को एग्जीक्यूट करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनी बिल के ऊपर फाइनल वर्डिक्ट कौन देता है? धन विधेयक पर अंतिम फैसला कौन देता है कि ये मनी बिल है या नहीं? इसके लिए है स्पीकर ऑफ द लोकसभा। जो लोकसभा का अध्यक्ष है उसका जो अंतिम फैसला है मान्य माना जाता है। अगर वो डिसाइड करेंगे ये मनी बिल है तो उसको मनी बिल की तरह प्रोसीड किया जाएगा, अदरवाइज उसे रिजेक्ट किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कितने समय काल में एक ऑर्डिनेंस प्रोमुलगेट किया गया है राष्ट्रपति के द्वारा, उसको दोनों सदनों के सामने रखा जाता है जब दोनों सदन फिर से बैठते हैं? अब नॉर्मल आता है, मान लीजिए एक सदन आपका सेशन में है और दूसरा सदन आपका प्रेजेंट नहीं है, तो उस समय कोई भी आपको टेम्परेरी कानून इम्प्लीमेंट करना है तो राष्ट्रपति क्या कर देता है? ऑर्डिनेंस पास कर देता है। प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है, ऑर्डिनेंस पास किया जाता है। और ये ऑर्डिनेंस यानी टेम्परेरी कानून सिर्फ 6 मंथ के लिए होता है, क्योंकि 6 महीने के अंदर पार्लियामेंट के सेशन जो होगा वो बैठेगा। तो 6 महीने के जैसे ही वो टाइम पीरियड कितना दिया जाएगा फिर इसको पेश किया जाएगा जब दोनों सदन बैठेंगे, तो इसे 6 वीक्स के अंदर पेश किया जाएगा जब दोनों सदन बैठ जाएंगे। सो सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 के अंतर्गत कितनी रिट जारी कर सकता है? तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो है आर्टिकल 32 के अंतर्गत कितनी रिट्स जारी करता है? ये आएगा 5। बी इज द करेक्ट आंसर। कौन कौन सी है? एक आएगा आपके पास हैबियस कॉर्पस, दूसरा आएगा आपके पास मैंडमस, तीसरा आएगा आपके पास शर्टरेरी, चौथा आएगा आपके पास प्रोहिबिशन और लास्ट आएगा आपके पास क्यो बरंटो। ये 5 रिट्स इशू की जाती है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आर्टिकल 32 के अंतर्गत। सेम रिट इशू की जाती है आर्टिकल 226 के अंतर्गत हाई कोर्ट के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आइडिया है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी का, इसको भारत के संविधान में किस कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया गया है? तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो यह आएगा आयरलैंड से। बी इज द करेक्ट आंसर। डीपीएसपी के बारे में बताया गया है पार्ट 4 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और ये मेंशन करता है आर्टिकल 36 से लेके 51 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वह कौन सा आर्टिकल है जो कि पॉलिटिकल पार्टी बनाने का अधिकार प्रदान करता है? तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वह अनुच्छेद जो राजनीति दल बनाने का अधिकार प्रदान करता है
अब इसका सही आंसर आएगा ऐसा कोई भी आर्टिकल नहीं है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो कि राइट टू फॉर्म अ पॉलिटिकल पार्टी प्रोवाइड करता है। सो डी इज़ द करेक्ट आंसर। अब इसका कई बोलेंगे 19 आर्टिकल आएगा, 19 वहाँ पे कॉपरेशन के लिए बोला गया है, सोसाइटी के लिए बोला गया है, ना कि पॉलिटिकल पार्टीज़, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं ये एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं। ये एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होने के कारण इनको बनाने का अधिकार जो है वो एक्ट में दिया गया है, जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट है 1951 उसके अंतर्गत, ना कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल में। सो डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्टिकल 1 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्राइब इंडिया एज। संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत का वर्णन इस प्रकार किया गया है, इंडिया को कहा गया है अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। आर्टिकल 1 डिस्क्राइब करता है इंडिया, दैट इज़ अ यूनियन ऑफ स्टेट, दैट इज़ भारत। सो ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 दिसंबर 2024 में टोटल स्ट्रेंथ कितनी है लोकसभा की। अगर टोटल सीटों की बात की जाए तो टोटल सीटें हैं लोकसभा की 550। अब 550 में से 31 दिसंबर 2024 को टोटल स्ट्रेंथ थी 543। सी इज़ द करेक्ट आंसर। 550 में डिवाइड किया जाएगा तो 530 हैं इलेक्टर, ये आती हैं स्टेट से इलेक्टेड, और 20 सीटें आती हैं यूटी से इलेक्टेड, क्योंकि अब लोकसभा में कोई भी सीट नॉमिनेटेड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 4 जो कि आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक, जिसमें डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ हैं, इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो कि डिस्क्राइब करता है जो गांधीयन प्रिंसिपल के स्कोप है उसके बारे में। तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो हैं इसमें जो है गांधीयन प्रिंसिपल्स के जो स्कोप हैं उसको भी शामिल किया गया है। तो कौन कौन से आर्टिकल बयां करते हैं, तो गांधीयन प्रिंसिपल्स के अंतर्गत आते हैं आर्टिकल 40, 43, 43 बी, 46 आता है, 47 आता है और 48। ये 6 आर्टिकल आते हैं आपके गांधीयन प्रिंसिपल के अंतर्गत। तो इसके अकॉर्डिंग सही आंसर आएगा बी ऑप्शन, 40, 47, 48 ये आते हैं गांधीयन प्रिंसिपल्स के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे स्टेट वन दी गई है, राइट टू प्रॉपर्टी जो है इसको रिमूव कर दिया गया है फंडामेंटल राइट्स की लिस्ट से 44th अमेंडमेंट 1978 के अंतर्गत। स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। भारत के संविधान के 44th संशोधन के तहत संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया। सेकंड आती है प्रिवी पर्स जो है रूलर्स ऑफ फॉर्मर इंडियन स्टेट्स का, इसको एबॉलिश कर दिया गया जो 26th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ था 1971 उसके अंतर्गत। ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। भारतीय संविधान के 26वें संशोधन के तहत भूतपूर्व भारतीय राज्यों के शासकों के प्रिवी पर्स को समाप्त कर दिया गया। प्रिवी पर्स क्या था, इसके अंतर्गत पेमेंट की जाती थी जो इंडियन रूलर्स थे उनको। सो बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेटमेंट वन दी गई है, प्रोविज़न जो हैं सिटीजनशिप के ये प्रोवाइड किए गए हैं भारत के संविधान के पार्ट 2 में। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। नागरिकता के बारे में वर्णन किया गया है पार्ट 2 में, जहाँ पे आर्टिकल 5 से लेके 11 तक आते हैं। सेकंड, आर्टिकल 120 क्लॉज 1 जो है इसके तहत स्पीकर जो है वो किसी भी मेंबर को अलाउ कर सकता है कि वो अपनी मदर टंग लैंग्वेज यूज़ कर सकता है। ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। स्पीकर लोकसभा का अध्यक्ष जो है आर्टिकल 120 क्लॉज के तहत मेंबर को अलाउ कर देता है कि वो अपनी मदर टंग लैंग्वेज में बोल सकता है अगर वो हिंदी और इंग्लिश में नहीं बोल पाता है। तो यहाँ पे बोथ दी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, सी इज़ द करेक्ट आंसर। यहाँ पे हम सिर्फ करेक्ट स्टेटमेंट को चेक कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन इवेंट्स को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना है। तो राइट टू एजुकेशन एक्ट आया था आपका 2009 में, तेलंगाना राज्य बना है 2014 में, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट को इम्प्लीमेंट किया गया 2005 में, और नरेगा के एक्ट को इम्प्लीमेंट किया गया 2006 में। तो इसके अकॉर्डिंग आएगा पहला, थर्ड पहले पे आएगा, दूसरे पे 4, तीसरे पे 1, फिर ये 3, 4, 1, 2। सो बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं, आपको बताना है ट्रू स्टेटमेंट कौन सी है। पहला है पार्लियामेंट को एडजॉर्न किया जाता है प्राइम मिनिस्टर के द्वारा किया जा सकता है। तो ये स्टेटमेंट गलत है।
संसद को प्रधानमंत्री के द्वारा स्थगित नहीं किया जाता है, इसको स्थगित किया जाता है जो लीडर ऑफ द सदन होता है यानी स्पीकर, लोकसभा के स्पीकर के द्वारा। सेकंड, एडजॉर्नमेंट सिने डाई के तहत जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर यानी स्पीकर होगा सदन का, वो सस्पेंड कर सकता है पार्लियामेंट को। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। सदन का पीठासीन अधिकारी अनिश्चित काल के लिए स्थगन के माध्यम से संसद को निलंबित कर सकता है। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। सेकंड, ऑपोजिशन लीडर के रिक्वेस्ट पर पार्लियामेंट को सस्पेंड किया जा सकता है। स्टेटमेंट गलत है। विपक्षी नेता के अनुरोध पर संसद को निलंबित नहीं किया जा सकता है। चौथा है, प्रेसिडेंट जो है वो लोकसभा को ही डिसॉल्व कर सकता है। बिल्कुल सही बात है। राष्ट्रपति केवल लोकसभा को ही भंग कर सकता है, क्योंकि राज्यसभा तो परमानेंट हाउस है, उसको भंग नहीं किया जा सकता है। सो सेकंड एंड फोर्थ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में नागरिकता कैसे प्राप्त की जा सकती है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। हाउ कैन सिटीजनशिप इन इंडिया बी एक्वायर्ड? पहला बोला गया है कन्फर्ड बाय बर्थ यानी जन्म से प्रदान किया गया। बी आएगा बाय पार्टिसिपेटिंग इन इलेक्शन, चुनाव में भाग लेकर। सी थ्रू डिसेंडेंट्स यानी वंशज के माध्यम से। चौथा बाय पेइंग सर्टेन फी, कुछ शुल्क देके। तो इसका सही आंसर आएगा भारत में नागरिकता को जन्म से प्रदान किया जा सकता है। दूसरा थ्रू डिसेंडेंट वंशज के माध्यम से। सो 1 and 3 आर करेक्ट। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पब्लिक अकाउंट कमेटी जो है पार्लियामेंट की, उसके संबंधित स्टेटमेंट है, आपको बताना है करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। पहला, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जो है इसका पहली बार गठन किया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के अंतर्गत। स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। सेकंड, पब्लिक अकाउंट कमेटी 15 सदस्य लोकसभा और 7 सदस्य राज्यसभा से मिलकर यानी टोटल 22 मेंबर होते हैं। ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तीसरा, इट कैन नॉट लिमिट द एक्सपेंसेस बाय द गवर्नमेंट। ये पब्लिक अकाउंट कमेटी जो है सरकार के द्वारा व्यय की सीमित नहीं कर सकता है कि कितना खर्च करेगी। ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। चौथा है, जो रिकमेंडेशन की जाती है इस कमेटी के द्वारा वो एडवाइजरी नहीं होती है। ये स्टेटमेंट गलत है। इस कमेटी के द्वारा जो रिकमेंडेशन की जाती है वो एडवाइजरी होती है, बाइंडिंग नहीं होती है। सो 1, 2, 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो यहाँ पे तो चारों में से कोई भी ऑप्शन नहीं आएगा, तो इसका आंसर क्या है? 1, 2 and 3। ये 3 स्टेटमेंट्स हैं आपकी क्या हैं? बिल्कुल करेक्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं, आपको बताना है ट्रू कौन सी है। पहला, उपयोग के मामले में फंडामेंटल राइट्स जो हैं ये नागरिकों और विदेशियों के बीच में अंतर करते हैं। स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। फंडामेंटल राइट्स जो हैं नागरिकों को प्रदान किए गए हैं और कुछ ही फंडामेंटल राइट्स फॉरेनर को प्रदान किए जाते हैं, तो देयर इज़ अ डिफरेंस, अंतर तो आता है। सेकंड, फंडामेंटल राइट्स आर अनलिमिटेड। ये स्टेटमेंट गलत है। फंडामेंटल राइट्स अनलिमिटेड नहीं है, ये लिमिटेड है। थर्ड, दे आर गिवन प्रोटेक्शन ओनली बाय द सुप्रीम कोर्ट। ये भी स्टेटमेंट गलत है। फंडामेंटल राइट्स के अंतर्गत प्रोटेक्शन जो है सुप्रीम कोर्ट ही से नहीं प्लस हाई कोर्ट से भी मिलती है आर्टिकल 226 के अंतर्गत। चौथा है, दे आर सुपीरियर टू लॉज मेड बाय द पार्लियामेंट एंड द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अगर कोई पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेटिव का लॉ जो है वायलेट करता है फंडामेंटल राइट्स को, तो उसे नल एंड वॉइड घोषित किया जाता है। इसी वजह से फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो सुपीरियर माने जाते हैं उन कानून के आगे जो पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेटिव से पास किए गए हैं और वो वायलेट करते हैं। सो 1 and 4 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं, आपको बताना है ट्रू स्टेटमेंट कौन सी है। पहला है, पावर जो है जुडिशियल रिव्यू की ये जुडिशरी को डिक्टेटर बनाती है। ये गलत है। जुडिशियल रिव्यू के अंतर्गत तो कानून को चेक किया जाता है, उसकी वैलिडिटी चेक की जाती है, ना कि ये जुडिशरी को डिक्टेटर बनाती है। सेकंड, एडजॉर्नमेंट मोशन का पर्पस होता है हाउस की अटेंशन ड्रॉ करना किसी इंपॉर्टेंट मुद्दे के ऊपर जो पब्लिक के इंटरेस्ट के लिए ज़रूरी है। स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। थर्ड है, जो प्रोविज़न है डिस्क्वालीफाई करने का मेंबर्स को डिफेक्शन के बेस पे ये 10th शेड्यूल में मेंशन किया गया है। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। 10th शेड्यूल जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, ये डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स के बारे में बात करता है ऑन द बेस ऑफ डिफेक्शन। फोर्थ है,
सरकारिया मिशन जो है वो फेवर में था पार्लियामेंट की पावर्स को इंक्रीज करने में। गलत है। सरकारिया मिशन जो था ये पार्लियामेंट की पावर में नहीं था, ये सेंटर और स्टेट के रिलेशन को मेंटेन करने में बोल रहे थे। सेंटर और स्टेट के रिलेशन को बैलेंस करने में इसने अपनी तरफ से रिकमेंडेशन दी थी। सो सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, बी इज द करेक्ट आंसर। लास्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहा जाता है? तो संविधानिक संशोधन जिसे भारत का लघु संविधान के रूप में जाना जाता है वो है 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976। बी इज द करेक्ट आंसर। तो इस तरह से इस वीडियो लेक्चर में हमने हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के इंडियन पॉलिटी के इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखे। उम्मीद है वीडियो लेक्चर आपको अच्छे से समझ आया होगा। वीडियो लेक्चर को लाइक करें, अपने वैल्यूएबल कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो लेक्चर को शेयर करें और आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को भी शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि और वीडियोज़ हम आपके लिए लेके आएँ। थैंक यू। जय हिंद।